हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स की। रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी है, बात करें इसके पहले टॉपिक की तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्या होता है, इसको हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है, हमने पता है कि रिसोर्स प्लानिंग इसलिए जरूरत है क्योंकि रिसोर्सेज का इंडिया के पर्सपेक्टिव में अनइवन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कहीं वाटर है तो विंड और सोलर एनर्जी नहीं है, कहीं सोलर और विंड एनर्जी है तो वहां पर वाटर की स्कैरसिटी है। साथ ही साथ कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो वहां वाटर ज्यादा है, कहीं मिनरल्स हैं तो वहां पे विंड और सोलर एनर्जी नहीं है। यानी कि रिसोर्सेज तो हैं लेकिन उनका अनइवन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। इसकी वजह से हमें प्लानिंग की जरूरत है, वो भी रिसोर्स प्लानिंग की, वो भी भारत में। इस प्लानिंग को करने के लिए 3 स्टेप हमें देखने को मिलते हैं। पहली बात, हम उस रिसोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, क्वालिटी चेकिंग, क्वांटिटी चेकिंग, कितना है, मतलब कहाँ है, कितने क्वांटिटी में है, कितनी क्वालिटी में है, कितना हमारे यूज आएगा, हर चीज का हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसके बाद उस रिसोर्स को एक्सपेक्ट करने के लिए इवॉल्व करते हैं, मैकेनिज्म को इवॉल्व करते हैं, ऐसे व्यवस्था को, प्लानिंग को, जिसकी वजह से हम उसको अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या लगेगी, स्किल क्या लगेगी, इंस्टीट्यूशनल सेटअप क्या लगेंगे, इन सभी चीजों को समझने के बाद उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और तब जब हम रिसोर्स को निकाल लेते हैं सेकंड स्टेप में, तो थर्ड स्टेप में उस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग को नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ जो है मैच करा देते हैं और फाइनली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हर देश के हर कोने में रिसोर्स का जो है अवेलेबिलिटी हो जाए। अगला टॉपिक हमारा जो आज का है, छोटा टॉपिक है, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स में क्या है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ रिसोर्स होने से आप जो है उसका डेवलपमेंट नहीं कर सकते, रिसोर्स होने से आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, बल्कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इज अ वेरी इसेंशियल फैक्टर फॉर द डेवलपिंग ऑफ देयर रिसोर्सेज। यानी कि हमें एक टेक्नोलॉजी, अगर हमारे पास रिसोर्स है और रिसोर्स के एक्सट्रैक्ट करने की, रिसोर्स को यूटिलाइज करने की हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो रिसोर्स हमारे किसी काम का नहीं है। जैसे जो अफ्रीकन कंट्री है उसका हम एग्जांपल लेते हैं, तो अफ्रीकन कंट्रीज में रिसोर्सेज तो बहुत हैं लेकिन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी न होने के कारण, स्किल न होने के कारण वो देश आज भी जो है गरीबों वाले देश की श्रेणी में आता है। वहीं पे छोटे छोटे देश जैसे जापान की बात करें तो वहां पे रिसोर्सेस नहीं है, फिर भी वहां का डेवलपमेंट शानदार चल रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि किसी देश में रिसोर्स होने से उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा, बल्कि उस देश में रिसोर्स के साथ साथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन रहेगा, तब शानदार डेवलपमेंट हो सकता है। टॉपिक को हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज द नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए सबसे जो नेसेसरी कंडीशन होता है वो होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन की एक अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। यानी कि उस क्षेत्र में रिसोर्स है कि नहीं। रिसोर्स होगा, भाई रिसोर्स होना तो सबसे नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। लेकिन देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो तो ये है कि रिसोर्स तो होना चाहिए। अब रिसोर्स ही नहीं रहेगा तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी रख के क्या करेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स वी नो वेरी वेल दैट कि रिसोर्स हम उससे कहते हैं जो टेक्नोलॉजिकली क्या हो, एक्सेसिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो और इकोनॉमिकली फिजिबल हो, तो उस चीज को हम बोलते हैं रिसोर्स। तो रिसोर्स तो पहली बात होना ही चाहिए, तब तो हम टेक्नोलॉजी लगाएंगे। तो रिसोर्स सबसे पहली क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। क्या है? नेसेसरी कंडीशन है किसी भी रीजन के लिए कि भाई रिसोर्स तो वहां होना चाहिए, लेकिन उसके साथ यानी बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। यानी टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन में बिना करस्पॉन्डिंग चेंजेस किए, यानी कि बिना एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के उस रिसोर्स के रहने के बाद भी हम जो है देख सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या हो सकता है, हिंडर डेवलपमेंट हो सकता है, डेवलपमेंट बाधित हो सकता है, डेवलपमेंट छुप सकता है। यानी कि सबसे पहली चीज कि रिसोर्स होना चाहिए, इसके बाद उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जब क्योंकि हम जानते हैं दो बातें। क्या दो बातें हैं? कि there are many regions in our country that are rich in the resources, but these are the included in economically backward region। हम जानते हैं, हमारे ही देश की बात करें या पूरे विश्व की ही बात कर लीजिए कि कुछ देश या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे रिच इन रिसोर्सेज, रिसोर्स के मामले में वो रिच है, धनी है,
रिसोर्स खूब है, लेकिन वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन के रूप में कंसीडर होते हैं। वहीं पे इसके कंट्राडिक्शन में अगर बात करें कि कुछ ऑन द कंट्रारी देयर आर सम रीजन्स व्हिच हैव अ पुअर रिसोर्स, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे भी देश हैं, भारत के भी कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो पुअर हैं रिसोर्सेज में, बट देयर आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, लेकिन वो इकोनॉमिकली क्या है, डेवलप्ड है। बात हमें समझ पा रहे होंगे आप, बात समझ पा रहे होंगे आप कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, इन आर कंट्री की बात करें, कुछ ऐसे रीजन हैं जो इकोनॉमिक क्या बोल सकते हैं कि रिच इन रिसोर्सेस है, लेकिन इकोनॉमिकली क्या है, बैकवर्ड कंसीडर किए जाते हैं। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे पुअर रिसोर्सेस हैं, क्या है, पुअर रिसोर्सेस हैं, फिर भी वो इकोनॉमिकली डेवलप कंसीडर किए जाते हैं। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रीजन है, तो वो रीजन है टेक्नोलॉजी की। किसकी, टेक्नोलॉजी की। और टेक्नोलॉजी कैसे हम लोग समझेंगे, उसको हम लोग इस पैसेज में पढ़ते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रिवील दैट रिच रिसोर्स इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, फॉरेन जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रमणकारी थे, कहानी आपको पता होगी कि भारत को एक प्रकार से सोने की चिड़िया कहा जाता था पहले के जमाने में। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स का जो अवेलेबिलिटी थी शानदार थी, लेकिन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी न होने के कारण हम उसको जो है यूटिलाइज नहीं कर पाते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, भारत को कोलोनाइज कर दिया उन्होंने, यानी कोलोनाइजेशन का जब हिस्ट्री हम उठाते हैं इंडिया का, तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे इन्वेडर्स जो थे, आक्रमणकारी जो थे, वो हमारे धन संपदा से अट्रैक्ट होके, हमारे रिसोर्स से अट्रैक्ट होके यहाँ पे आए थे। ना कि सीधे पहली बार में आक्रमण करने ही नहीं आए थे, बल्कि वो हमारे अट्रैक्शन, उनका जो अट्रैक्शन था वो हमारी धन संपदा के प्रति था। वही लिख रहा है कि जो अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन एडवेंटेज था, वो मेन अट्रैक्शन क्या था, रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज। यानी कि बात करें जो कोलोनाइजेशन, द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन इस बात को रिवील करती है कि रिच रिसोर्स ही मेन अट्रैक्शन था फॉरेन इन्वेडर्स का। विदेशी जो आक्रमणकारी थे भारत में आए, उनका जो मेन गोल था वो धन संपदा, रिच रिसोर्स के प्रति अट्रैक्शन की वजह से ही वो भारत में आए थे। साथ में इट वॉज द प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट ऑफ द colonizing country that helped them to exploit resource of the other regions and establish their supremacy over the colonies। देखिए कहानी आपको पता होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में होता है, इंग्लैंड में होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। टेक्नोलॉजिकली वो क्या हो जाते हैं, एक्सेसिबल हो जाते हैं, टेक्नोलॉजिकली वो सभी लोग डेवलप हो जाते हैं। जब टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो जाते हैं तो वो उनके यहाँ रिसोर्स न होने के बाद भी, उनके यहाँ कोई अप्रोप्रिएट क्या बोल सकते हैं, रिसोर्स न होने के बाद भी उनके पास टेक्नोलॉजिकली वो क्या हो चुके थे, बोल सकते हैं कि वो सक्षम हो चुके थे तकनीकी रूप से, जिसकी वजह से वो अदर रीजन्स के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लगे, अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए। एक इंडिया के एग्जांपल में आप उठा के देख सकते हैं, तो इंडिया में भी अपनी सुप्रीमेसी को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने क्या कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया, अपनी सर्वोच्चता को साबित कर दिया। क्यों, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसी टेक्नोलॉजी की मदद से भारत में रिसोर्सेज का क्या करते थे, संसाधनों का दोहन करते थे, संसाधनों का जो एक्सप्लॉइटेशन करते थे। सो therefore resource can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technology। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि रिसोर्स तभी जो है डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट में तभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जब उस रिसोर्स के साथ साथ सबसे जरूरी चीज होनी चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल क्या डेवलपमेंट, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज। जब हम एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकली इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश करेंगे, इंस्टीट्यूशनल चेंज करेंगे, यानी टेक्नोलॉजिकल चेंज करेंगे, इंस्टीट्यूशनल चेंज करेंगे, तब जाके वो रिसोर्स हमारे लिए डेवलपमेंट क्रिएट कर सकता है, डेवलपमेंट हमें दे सकता है। कब, जब उस रिसोर्स को हम जो है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ, एप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन के साथ एकम्पनीड कर देंगे, जोड़ देंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने की एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, तभी वो रिसोर्स हमारे लिए डेवलपमेंट को क्रिएट कर सकता है। यानी कि हम समझ चुके हैं कि अवेलेबिलिटी बट डिफरेंट फेज, इसको हमने कोलोनाइजेशन में देखा भी था। देयरफॉर इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स से काम नहीं चलेगा, बट आल्सो द टेक्नोलॉजिकली इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड द हिस्टोरिकली एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। यानी कि सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स से डेवलपमेंट नहीं होगा, बल्कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस, टेक्नोलॉजी, इन सभी चीजों
की वजह से डेवलपमेंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो आई होप आप डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स को क्या समझ, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स को, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, एजेंडा 21 को, रिसोर्स प्लानिंग इंडिया को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, जिसमें हम लोग गांधी जी के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, गांधी जी ने क्या कहा था और कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। लगभग हमारा चैप्टर अब अपने अंतिम पायदान में बढ़ने वाला है। इसके बाद हम लोग लैंड रिसोर्स पढ़ेंगे, सॉइल पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा क्लोज होगा। आई होप दिस सेशन इज फ्रूटफुल फॉर यू और आपको समझ में भी आया होगा। इसी साथ चैनल को हम लोग साइन अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।